तो अभी हम देखेंगे, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री हम खत्म कर देंगे। बहुत ईज़ी है, इम्पोर्टेंट भी है ना? सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखेंगे, वैसे तो है बहुत चीज़ इसमें। एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात करें, तो हिस्ट्री में आप देखेंगे, जो हिस्ट्री होता है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री क्या होता है? जो आप पास्ट जो भी है, जो हो चुका है उसके बारे में जो आप अध्ययन करते हो। फिर इसके बारे में अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम देखें प्री हिस्ट्री के बारे में, तो प्री हिस्ट्री में क्या होता है, इसमें 1 सेकंड। प्री हिस्ट्री, तो प्री हिस्ट्री में आप देखेंगे इस समय कोई इन्वेंशन वगैरह जो हुआ था, जो इन्वेंशन हुए थे ना, जो राइटिंग वगैरह हो रहा था, नहीं हुआ था, उसके पहले का एज, इसे कहते हैं स्टोन एज या कैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं। मतलब कि अभी इसमें राइटिंग वगैरह के नहीं हो रहा था, तो उस समय का एज है। इस समय स्टोन वगैरह, लोग पेंटिंग, ये सारी चीज़ें जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए उसके बारे में। उसके बाद होता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है, इसमें जो भी स्क्रिप्ट वगैरह है, उन सब के बारे में दिया गया है, पर उनको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। मतलब कि उसको मतलब कि उसके बारे में उतना नहीं लोग उसको रीड कर पाए हैं। तो ये आपका है इंडस वैली सिविलाइजेशन और कॉपर एज। उसके बाद जो वैदिक एज शुरू होता है, वहाँ से अपना हिस्ट्री शुरू होता है। मैंने आपको बताया था स्टोन एज, और स्टोन एज के बारे में आप लोग जानते हैं, ये 60 लाख बीसी से लेके 4000 बीसी तक चला था। स्टोन एज में क्या होता है, इसमें 4 मुख्य रूप से हैं। पैलियोलिथिक, जिसे पूरा पाषाण काल कहते हैं, 6 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। मीजोलिथिक 10,000 बीसी से 6,000 बीसी। नियोलिथिक 6,000 से 1,000 पे हम आ चुके हैं। मीजोलिथिक में एक इंपॉर्टेंट चीज है, कोल्डिहवा, ये पूछ लेता है चावल की खेती सबसे पहले खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये यूपी में कोल्डिहवा एक जगह है, वहां से। इसके बाद नियोलिथिक में एक पिट ड्वेलिंग पूछ लेता है, तो ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में है। फिर मैंने आपको बताया था कैलकोलिथिक एज, और कैलकोलिथिक एज क्या होता है, कॉपर एज कहते हैं। इसका टाइम आप देखेंगे 3500 से 1000 बीसी तक, है ना? इसके बाद क्या होता है, भीमबेटका केव आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव है। इसके बाद अगर हम बात करें वैदिक एज, तो वैदिक एज को हम क्या बोलते हैं, अर्ली वैदिक यानी कि ऋग वैदिक कहते हैं। फिर लेटर वैदिक, लेटर वैदिक में क्या हुआ था, आयरन के बारे में डिस्कवरी हुई थी। ये 1500 से 1000, और ये 1000 से 600 बीसी। फिर हमने देखा कि जैनिज्म और बुद्धिज्म आया, तो बुद्धिज्म क्या है, 563 से 483। आप देखते जाओ कैसे टाइम जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है ना? फिर महाजनपद में 16 महाजनपद, तो 16 महाजनपद में क्या है, यहाँ एक चीज और आप देखेंगे महाजनपद के बारे में, कि महाजनपद के बारे में ये किसमें लिखा है, 16 महाजनपद, तो एक जैनिज्म का सूत्र है भगवती सूत्र, है ना? तो भगवती सूत्र जो है, ये आपको बस इतना याद रखना है कि जो भगवती सूत्र है ना, ये जैनिज्म है। ओके, ये। फिर इसके बाद आप देखेंगे एक और है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उसे कहते हैं अंगुतारा निकाय। इसमें ये बताया गया है कि जो महाजनपद था, ये अर्बेनाइजेशन था, सेकेंड अर्बेनाइजेशन था। तो ये बस आपको बस इतना याद रखना है कि जो अंगुतारा निकाय है, ये क्या है, बुद्धिस्ट है। और जो आप देखेंगे दूसरा वाला भगवती सूत्र है, ये है जैन है। तो बस इतना आपको याद रखना है। फिर हम आते हैं महाजनपद में, हमने देखा इसमें इंपॉर्टेंट डायनेस्टी तो कई सारे हैं, लेकिन जो मेन है, 16 महाजनपद है, जनपद है, उसमें से मगध जो था वो पावरफुल था। तो इसमें अगर हम देखें, तो सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी है, फिर शिशु डायनेस्टी, फिर नंदा डायनेस्टी, फिर इसके बाद मौर्य डायनेस्टी, है ना? तो मगध, तो मगध के बारे में हल्का सा हम आपको बता दें, ये आपको हम दिखा दे रहे हैं। ध्यान से देखिए आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो महाजनपद अभी हम देख रहे हैं, तो हमने देखा सबसे पहले 4 पावरफुल जो थे वो जनपद थे, एक वत्सा, अवंती, मगध और कोसला। को अभी हम क्या करेंगे, मगध के बारे में देखने वाले हैं। तो मगध में एक के बाद एक किंगडम जो आए थे, हर्यक, शिशुनाग, नंदा, मौर्य, शुंगा और कण्वा, है ना? तो इसमें सबसे पहले जो था वो बिंबिसार था, और बिंबिसार की ने जो कैपिटल बनाया था, वो राजगीर को अपना कैपिटल बनाया था।
है ना? और ये बुद्धा और महावीर के क्या थे? कंटेम्पोररी थे, मतलब उनके समकालीन थे ये। अजातशत्रु जो थे इसके बाद आते हैं, इनके बेटे थे ये, और इनके समय में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ना, जस्ट उनके एक्सपायर होने के बाद हुआ था। उसके बाद उदायन आते हैं और ये नया कैपिटल अपना पाटलिपुत्र बना लेते हैं। फिर इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी शुरू होता है, उसमें इम्पोर्टेंट किंग थे काल अशोक, और इनके समय में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 383 बीसी में। इसके बाद नंदा डायनेस्टी शुरू होता है, और नंदा डायनेस्टी के जो किंग थे महापद्मानंदा, इनको एकारात के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है, आप देखेंगे एका मतलब होता है एक, और राट मतलब हो क्या है? सम्राट, मतलब कि ओनली वन सम्राट, क्योंकि बहुत सारे किंगडम को हरा चुके थे, बहुत सारे राजाओं को हरा के इकलौते अपने आप को ये कहते थे कि हम एक सिंगल सम्राट हैं, है ना? इसके बाद जो आखिरी इनके नंदा डायनेस्टी में था वो घनानंद था। इसके बाद इसी के समय क्या होता है? अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है, मतलब कि अलेक्जेंडर जो था ईरान-उरान को हरा के इंडिया आता है। इसके बाद हम देखेंगे मगध के बारे में हमने देखा, पर्शियन इन्वेजन देखा हमने, अलेक्जेंडर के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था, पोरस-ओरस को हरा के बैटल ऑफ हाइडेस्पस, है ना? फिर नीचे आता है, फिर उस समय मौर्य डायनेस्टी के पहले इसका घनानंद था, लेकिन वो इधर अटैक ना करके वापस चला जाता है, और ईरान में बेबीलोन जगह था, वहां पे उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद मौर्य डायनेस्टी शुरू होता है। मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर का को आप लोग जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना? 321 से 298 बीसी तक। फिर इसके बाद आते हैं बिंदुसार, और फिर इसके बाद आते हैं अशोक, और सबसे जो आखिरी था मौर्य का, जो सबसे आखिरी था उसका नाम था बृहदत्त। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे हल्का सा। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, ये नंदा डायनेस्टी को हराते हैं कौटिल्य की मदद से, है ना? फिर इसके बाद होता क्या है, ये सेलुकस निकेटर थे उसको भी हराते हैं, फिर उसकी बेटी से ये शादी कर लेते हैं। उसके बदले में वो ढेर सारे हाथी वगैरह के ये सब डाउरी देते हैं जो भी था। मेगास्थनीज इनके समय में आया था, ग्रीक से आया था ये, और इसने एक बुक लिखा था उसका नाम है इंडिका। और सैंड्रोकोटस ने इसे क्या बोला, जस्टिन ने इसे क्या बोला था, चंद्रगुप्त मौर्य को बोला था इन्होंने सैंड्रोकोटस। इसके बाद देखेंगे, इस मैंने आपको स्टोरी बताया था चंद्रगुप्त मौर्य का, जैनिज्म को ये अपना लेते हैं, और जैनिज्म जो था भद्रबाहु, है ना? भद्रबाहु था, उसके साथ ये लोग साउथ इंडिया जाते हैं, श्रावण बेलागोला, और यहीं से आपको पता है कि जैनिज्म में 2 सेक्ट बन जाता है। एकदम सही बताया अनामिका जी ने। तो यही से 2 सेक्ट बनता है, दिगंबर और श्वेतांबर। जो रुक जाते हैं, इसको आप कैसे याद करोगे? श्वेतांबर देखो, श्वेतांबर में यस आ रहा है ना, तो इससे हो जाएगा स्थूल स्थूल बाहु, है ना? और दिगंबर से क्या हो जाएगा? भद्र बाहु। तो इस तरीके से आप याद करोगे, जो रुक गए थे वो स्थूल बाहु थे। फिर आपने जानते हो बिंदुसार आता है, बिंदुसार के बारे में हल्का देखेंगे, इसे अमित्र घाट कहते हैं। अमित्र घाट का मतलब क्या होता है? स्लेयर ऑफ एनिमी, है ना? स्लेयर ऑफ एनिमी। इसके बाद देखेंगे ये डेक्कन तक, मतलब कि साउथ में अगर देखें तो कांकर कर लेता है डेक्कन वाला जो रीजन है, जो मैं ज्योग्राफी में ये सब पूरा आपको बताऊंगा कौन सा रीजन कहाँ पे है। इसके बाद देखेंगे इसने अशोका को उज्जैन का क्या किया था? अपॉइंट किया, गवर्नर अपॉइंट किया था, और ये आजीविका फिलॉसफी का फॉलोवर था। आजीविका फिलॉसफी क्या होता है आप लोग जानते होंगे। आजीविका फिलॉसफी का मतलब होता है एवरीथिंग एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, है ना? सब कुछ पहले से फिक्स है, आप चाहे जितना अच्छा काम कर दो, वो चेंज नहीं होगा, जो आपके किस्मत में लिखा है वो होगा ही रहेगा। ओके, फिर इसके बाद आते हैं अशोका। अशोका थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, अशोका की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कलिंगा वार होता है, वहाँ से ये चेंज हो जाते हैं। और कलिंगा वार के बारे में कहाँ से पता चलता है? तो इन्होंने बहुत सारे एडिक्ट कराए थे, रॉक एडिक्ट 13 नंबर से पता चलता है, जैसे पिलर एडिक्ट, रॉक एडिक्ट, माइनर, मेजर, ऐसे ढेर सारे हैं। और ये बुद्धिज्म को अपना लेते हैं, किसके गाइडेंस में? मोगली पुत्र तिस्सा के गाइडेंस में, है ना? और ये क्या करती है, राजुकास, कई सारे अपॉइंटमेंट होते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर था, उसे राजुका कहते हैं। और ये पैटर्नल किंगशिप बोलते थे, मतलब कि फादर ऑफ ऑल, ये अपने आप को बोलते थे। अब देखेंगे अशोका और बुद्ध जी के बारे में।
है ना? तो ये अशोका जो थे, थोड़ा-सा अशोका और बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफ़ी में थोड़ा-सा चेंज था। क्योंकि बुद्धिज़्म जो कहते थे उनका क्या था, निर्वाण पाना उनका मेन उद्देश्य था, पर इनका ऐसा कुछ नहीं था। इनकी फ़िलॉसफ़ी थोड़ा हटके थी। इनकी फ़िलॉसफ़ी क्या थी कि तुम अच्छे काम करो, माँ-बाप का सेवा करो, टीचर की आज्ञा का पालन करो, हि सच बोलो, अहिंसा को प्रैक्टिस करो, है ना? एनिमल को सैक्रिफ़ाइस मत करो। ये सारी चीज़ों के बारे में ये बात करते हैं। तो इसलिए इनका थोड़ा-सा चेंज है बुद्धिज़्म से फ़िलॉसफ़ी। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें मोनार्की था। मोनार्की आप लोग जानते हैं, मोना मतलब एक, जब एक राजा का शासन होता है। और अगर हम बात करें तो मंत्रि परिषद था। मंत्रि परिषद क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी के समय भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना? काउंसिल में कौन-कौन लोग थे? तो पुरोहित, महामंत्री, सेनापति और युवराज। आज के समय में सिविल सर्वेंट है, उस समय जो सिविल सर्वेंट था उसको अमात्य कहा जाता था। और जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट था, उसे कहते थे समहारता, जो चीफ ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट था। और जो इंडस्ट्री कॉमर्स को देखता था उसे अध्यक्ष कहते हैं। जुडिशरी भी था उस समय, जुडिशरी को जो चीफ जस्टिस था जुडिशरी का उसे कहते हैं धर्माधिकारी, है ना? उसके सबऑर्डिनेट कोड को कहते हैं अमात्य। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। प्रोविंस की अगर बात करें, तो जो मौर्य डायनेस्टी था ना, 4 प्रोविंस थे उसमें। कौन-कौन से? तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी और कलिंगा। ओके? और इस जो प्रोविंस इन चारों प्रोविंस में जो चारों लोग अपॉइंट होते थे, वो रॉयल फैमिली से होते थे। इसके बाद हम देखेंगे मौर्य का आर्ट और आर्किटेक्चर। आप जानते हैं यहाँ पे स्टोन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था। आप देखें इतना रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट। सारनाथ पिलर आप लोग जानते होंगे। सारनाथ पिलर में क्या है? 4 शेर है, 1 टू 1 चारों ओर, है ना? बैक टू बैक आप देखेंगे 4 शेर, लायन है, एलिफेंट है, बुल है और हॉर्स है। तो ये थोड़ा-सा याद रखना क्योंकि इनका जो संबंध है बुद्धिज़्म से है थोड़ा-सा। यहाँ पे हिरन वगैरह नहीं है, तो आपको याद रखना है, हिरन नहीं है, हॉर्स है, बुल है, एलिफेंट है और 4 लायन है। लोमास ऋषि केव क्या है? क्या है ये? बराबर हिल के पास है बोध गया में। ये आजीविका सेक्ट को प्रमोट करता है। सांची स्तूप आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में है। और चैत्य विहार की संख्या जो है बहुत हुई थी। चैत्य विहार मैंने आपको बुद्धिज्म में बताया होगा। बुद्धिज्म में क्या था? चैत्य बना था। चैत्य का मतलब होता है जो प्रेयर होता था ना, इसे कहते हैं प्रेयर हॉल। और विहार को कहते हैं रेस्टिंग रूम। तो ये बुद्धिज्म में बहुत होता था। इसमें होता ये था कि ये लोग जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे ना, ये लोग दूर-दूर तक जाते थे। तो कहीं आराम करना हुआ, तो विहार बना होता था, तो वहाँ पे लोग आराम कर लेते थे। तो इस तरीके से, इस समय आप देखेंगे पक्की ईंट का प्रयोग हो रहा था, ये सारी चीज़ें। अगर हम एडिक्ट की बात करें, तो 33 इंस्क्रिप्शन मिला है इनके समय में और सारे किस्म है प्राकृत लैंग्वेज में। और स्क्रिप्ट क्या होता है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है, ये राइट से लेफ्ट की ओर है ना? तो ये राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता है। और खरोष्टी स्क्रिप्ट क्या है? ये नॉर्थ वेस्ट एरिया में पाया गया है। ओके? मोस्ट पॉपुलर जो एडिक्ट है इनके समय का, उसका नाम है, उसपे लिखा है देवानाम प्रियदर्शी, मतलब कि डियर ऑफ गॉड, है ना? भगवान के प्रिय। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले इन सारे एडिक्ट को किसने डिसाइफर किया था? तो उसका नाम है जेम्स प्रिंसप। और कब किया था? 1837 में किया था। अब देखें हम अगर कि अशोका के बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में पता कहाँ से चलता है? तो सबसे पहले आपको पता है इनके समय में कौन थे? कौटिल्य। और कौटिल्य ने एक बुक लिखा था अर्थशास्त्र, संस्कृत भाषा में लिखा था। दूसरा विशाखा दत्त जी ने एक बुक लिखा था मुद्रा राक्षस, उससे पता चलता है ये एक ड्रामा था जो गुप्ता डायनेस्टी के समय लिखा गया था। तो इससे भी पता चलता है इनके बारे में। और मेगास्थनीज इंडिया आया था, तो उसने इंडिका बुक लिखा था, तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन आर्मी के बारे में, है ना? मिलिट्री। तो इन सारी चीज़ों के बारे में उसने लिखा था, तो इससे हमें पता चलता है मौर्य डायनेस्टी के बारे में। अब मौर्य डायनेस्टी डिक्लाइन क्यों हो गया? तभी तो नया डायनेस्टी आया। तो आप पता है इन्होंने बुद्धिस्ट पॉलिसी को अपना लिया। बुद्धिस्ट पॉलिसी, इनके जो सक्सेसर थे वो वीक थे। अशोका का डेथ हो गया। अशोका ने क्या किया कि सैक्रिफाइस नहीं करना है, ये सारी चीजें नहीं करना है। तो सिंपल सी बात है, युद्ध में तो लोग मरेंगे ही। और आप जब सैक्रिफाइस नहीं होगे या किसी को मारोगे नहीं, तो कैसे साम्राज्य आगे जाएगा, है ना?
ये था। और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये कैसे प्रचार-प्रसार करते थे। तो इनकी बेटी एक एक का नाम था संघमित्रा और महिंद्रा, इनको ये भेजे श्रीलंका भेजे, है ना? तो इस तरीके से अपने धर्म क बुद्धिज़्म का प्रचार भी इन्होंने बहुत अच्छे से किया मौर्य डायनेस्टी में। ओके, तो ये सारा देखा हमने इनके बारे में। अब आते हैं थोड़ा-सा मौर्य के बाद हम देखेंगे पोस्ट मौर्य। तो पोस्ट मौर्य में देखेंगे हम ओके, तो मौर्य हमने देखा, फिर इसके बाद आता है शुंगा डायनेस्टी। तो शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, वो आपको बस हल्का-सा आना चाहिए। तो इसके जो फाउंडर हैं, पुष्यमित्र शुंगा, और जो मौर्य का आखिरी राजा था, उसको ये मार के बनते हैं। तो उस कौन था सबसे मौर्य का सबसे आखिरी कौन था, उसको मारते हैं ये, तो वो था आपका बृहदत्त। बृहदत्त को असैसिनेट करते हैं और फिर जाके ये बनते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये जो पुष्यमित्र शुंगा कोई बाहरी आदमी नहीं था, कमांडर इन चीफ था। मौर्य डायनेस्टी में क्या था, ये कमांडर इन चीफ था। और फिर क्या करता है, देखता है कि ये भाई कमज़ोर है, सक्सेसर कमज़ोर है, तो इसको मार दिया और फिर क्या हुआ, खुद एक नया डायनेस्टी का शुरुआत कर दिया। फिर हम देखेंगे शुंगा डायनेस्टी का जो आखिरी वाला था शुंगा का, उसका नाम था देवभूत। देवभूत इसको मार देता है, कण्वा डायनेस्टी का जो फाउंडर था, वो मार देता है। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था वासुदेव कण्वा। तो वासुदेव कण्वा क्या करता है, ये फाउंडर है इसका, और ये क्या करता है, देवभूत को मार देता है। और इस तरीके से नॉर्थ इंडिया में हम देखेंगे कि इसके बाद का कोई मतलब कि लिखा हुआ कुछ नहीं है। इसके बाद शुरू होता है गुप्ता डायनेस्टी। पर गुप्ता डायनेस्टी पे आने से पहले हम थोड़ा-सा साउथ इंडिया पे आते हैं। इसी समय में सेम टाइम में, तो आप देखेंगे इस समय टाइम क्या हो रहा है। आप टाइम देखेंगे 72 से 27 बीसी चल रहा है। इसी समय फर्स्ट सेंचुरी यानी कि 60 बीसी से 225 एडी तक कौन है, डेक्कन, यानी कि सातवाहन डायनेस्टी होता है डेक्कन में। तो इसके बारे में हल्का देखेंगे, तो इसके फाउंडर जो थे वो सिमुका इसके फाउंडर थे। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो ये जो थे, इसमें ये थोड़ा-सा मैट्रियार्कल सोसाइटी था, मतलब कि मम्मी के नाम पे, जैसे अगर इनका देखें हम इसके जो सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी, है ना? गौतमीपुत्र, देखो माँ का नाम है गौतमीपुत्र, फिर बेटे का नाम है, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस आपको इनके समय याद रखना है, इनकी माँ ने नासिक इंस्क्रिप्शन लिखवाया था। इनकी इनके विक्ट्री के ऊपर ये कई सारी चीज़ें हैं, तो इनके समय में ये सारी चीज़ें थी। फिर सातवाहन के बाद क्या होता है, फॉरेन इन्वेजन ये शुरू होता है, जो सेंट्रल एशिया है। अगर हम बात करें, आप देखेंगे इंडिया है, तो इंडिया जो है ना, ये एशिया के साउथ में होता है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये सेंट्रल एशिया, जो कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, है ना, उज़्बेकिस्तान, ये सब सेंट्रल एशिया में आते हैं। तो वहाँ से आईएसपीके आना शुरू होते हैं। तो आईएसपीके के बारे में आप लोग जानते ही हैं, इंडो ग्रीक, आई मतलब इंडो ग्रीक, एस मतलब सिथियन, पी मतलब पार्थियन और के मतलब कुषाण। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें होता क्या है, हल्का-सा इंडो ग्रीक का इम्पोर्टेंट आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, तो वो मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। इसमें इसमें जो एक मिएंडर नाम के थे, इनका नाम था मिलिंडा कहते थे। और इसमें एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनका नाम था नागसेन। तो वो इनसे कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसी के नाम पे मिलिंद पन्हो नाम की बुक है, तो ये पूछ लेता है मिलिंद पन्हो बुक किसने लिखा है? तो नागसेन ने लिखा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछ लेता है नागसेन, और पूछ लेता है किस लैंग्वेज में है? तो लैंग्वेज क्या है? पाली लैंग्वेज है। तो बस इतना इस आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं कुषाण, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, इसमें कनिष्का है। कनिष्का के समय में आपको पता है चौथा, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। तो आपको पता है टोटल 4 बुद्ध जी के काउंसिल हुए थे, और चौथा जो आखिरी वाला है वो इस समय हुआ था। इसने शक संवत शुरू किया था 72 एडी में, और इसने पहला ऐसा किंग था जिसने बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस संख्या में गोल्ड कॉइन को क्या किया था, इश्यू किया था। और सबसे पहले अगर पूछेगा तो इंडो ग्रीक ने किया था, पर उनकी संख्या बहुत कम थी, और अगर पूछेगा बहुत ज़्यादा संख्या में तो ये थे। और एक चीज़ और, ये जो कुषाण थे ना, ये यूची ट्राइब थे, यूची ट्राइब थे, है ना?
तो ये सारा चीज़ हमने देखा और कैपिटल की बात करें तो इनका कैपिटल क्या था? पेशावर। पेशावर आप लोग जानते हैं, पेशावर इनका कैपिटल था। ओके और ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ तो सिंपल सी बात है बुद्ध जी को अपनाएँगे ही। अब देखो एक चीज़ और स्कूल के बारे में पूछ लेता है। 2 स्कूल थे, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। एक अमरावती भी है, तो वो साउथ में है। तो ये क्या गांधार स्कूल क्या है? आपको पता है जब हम इंडिया का मैप देखते हैं ना, तो ये वाला जो पोर्शन है पाकिस्तान वाला, ये यहाँ का है गांधार ये वाला यहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ था। और मथुरा तो आप लोग जानते हैं आज का जो यूपी है। तो इन दोनों में हल्का-सा डिफरेंस ये है, जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है ना, वो सिर्फ बुद्ध जी की मूर्ति को बनाया है। इसका मेन थीम क्या था? महायान बुद्धिज़्म। लेकिन जो मथुरा स्कूल है यहाँ सिर्फ बुद्ध जी की मूर्ति नहीं है, महावीर की भी है, शिव जी की है, विष्णु जी की है, अप्सरा, यक्षिनी इन कई सारे लोगों का, लक्ष्मी जी का, कई सारे लोगों का मूर्ति है। तो ये छोटा-सा डिफरेंस है। कनिष्का का हेडलेस मतलब बिना सर वाली एक इसकी मूर्ति है, स्टैच्यू है, वो भी फेमस है इसके लिए, है ना? और ये किससे बना है? तो अगर मथुरा की बात करें तो ये रेड सैंडस्टोन का बना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये नाम याद रखना है। गांधार स्कूल लोकेशन याद रखें, मथुरा स्कूल अमरावती जो साउथ साउथ इंडिया, है ना? इसके बाद साउथ इंडिया में ही संगम एज शुरू होता है। संगम एज का टाइम देखो आप 3 सेंचुरी बीसी से 2 सेंचुरी एडी तक, है ना? तो टाइमलाइन भी आप देखते चलो। इसमें 3 डायनेस्टी थे, कौन-कौन? चोला, चेरा और पंड्या। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ आपको नहीं याद रखना है, बस आपको ये किंगडम याद रखना है, संगम एज, 3 डायनेस्टी चोला, चेरा, पंड्या और एक इनके समय में जैसे आपने देखा बुद्धिस्ट में 4 काउंसिल हुए थे, ऐसे इनके समय भी 3 वो हुए थे, संगम हुए थे। वो इम्पोर्टेंट है। तो वो कौन थे हम देख लेते हैं एक बार। तो ये 3 संगम हुए थे और किसके समय में हुआ था? ये पंड्या के समय हुआ था। तो ये 3 पहला जो हुआ था मदुराई में हुआ था, दूसरा वाला जो हुआ था वो कबरापुरम में हुआ था, तीसरा भी मदुराई में हुआ था। तो बस आपको इतना याद रखना 3 हुए थे, ये लिटरेरी वर्क हैं और इस समय क्या था ये तमिल पोएट थे और मैंने आपको बताया था विजयनगर एम्पायर के समय में क्या था? तेलुगु था, है ना? नगर के समय अगर लिटरेचर जो सबसे पीक पे था, वो तेलुगु था, लेकिन संगम के समय कौन है? वो तमिल पीक पे है। जो पहला वाला मदुराई में हुआ था, ये सारे लिटरेली क्या हुए? वेस्ट हो गए, मतलब कि इनका कोई वो नहीं है। दूसरा वाले में सारे खराब हो गए, सिर्फ एक बचा है तोल्काप्पियम, इसे ग्रामर कहते हैं। ग्रामर बुक के तरीके से है, साउथ का, है ना? और तीसरा वाला भी मदुराई में हुआ था। तो बस इतना आपको याद रखना है, कराया किसने था? पंड्या डायनेस्टी ने। अगला देखिए, एक फिफ्थ वेदा, साउथ का वेदा कहते हैं। इसका नाम है तिरुकुराल, साउथ का वेदा कहते हैं, फिफ्थ वेद कहते हैं। तो इनका लिटरेचर काफ़ी अच्छा था, बहुत सारे नाम हैं जो नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप याद नहीं कर पाओगे। मैं चाहूँ तो आपको चोला का कैपिटल बता दूँ उरैयूर, चेरा का वंजी, पंड्या का मदुराई, है ना? इनके सिंबल भी होते हैं जैसे अनामिका जी ने बताया, पंड्या का मछली था, तो ये सब आपके एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने नहीं बताया है। बहुत सारे बुक हैं, जैसे सिलापदिकारम, मणिमेकालाई, इट्टूगोकाई, तो ये नाम भी अजीब-सा है, याद भी नहीं होगा। तो बस मैं मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ। 3 किंगडम आपको याद रखना है, फिफ्थ वेदा याद रखना है, चोला, चेरा, पंड्या आपको याद रखना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। अब शुरू होता है गुप्ता डायनेस्टी, फिर नॉर्थ इंडिया पे आते हैं, है ना? जो आपने देखा था मैंने आपको हर्यक डायनेस्टी बताया था। ये वाला मैंने मगध बताया था ना, तो मगध में क्या था? हर्ष, शिशुनंद मौर्य, शुंकर, काप्ता है। तो कनवा के बाद नॉर्थ इंडिया में शुरू होता है गुप्ता डायनेस्टी, है ना? तो फिर आते हैं गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर। तो गुप्ता डायनेस्टी में मैंने आपको सीक्वेंस बताया था श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। इसका मैंने ट्रिक भी बताया था, चाँद समुंदर, चाँद दोबारा, कुमार स्कंद हमारा। तो इस तरीके से सीक्वेंस भी याद कर सकते हैं आप। फिर अगर हम देखें और इसके बारे में तो गुप्ता डायनेस्टी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। तो इसकी शुरुआत कब होती है? 320 से 550 एडी तक इसकी शुरुआत होती है।
इसके ये जो था ना, ये गोल्डन एज था। गुप्ता डायनेस्टी जो है, ये गोल्डन एज था। और देखेंगे इसके फाउंडर का नाम आप लोग जानते ही हैं, तो फाउंडर का नाम बताइए आप लोग, आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो फाउंडर इसके थे श्री गुप्ता। फिर हम देखेंगे श्री गुप्ता का जो सन था, इनका बेटा था, वो घटोत्कच था। और इन दोनों ने अपने आप को क्या बोलते थे? महाराजा बोलते थे। क्या बोलते थे? महाराजा। ओके। बट अगर पूछेगा ना रियल फाउंडर कौन था, तो चंद्रगुप्त वन जो है ना, ये जो था बंदा, ये रियल फाउंडर था। और ये अपने आप को एक टाइटल देता है महाराजा धीराज। महाराजा धीराज का टाइटल देता है चंद्रगुप्त प्रथम। ओके। ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। और ये क्या करते हैं? लिच्छवी की प्रिंसेस कौन थी, उनसे शादी कर लेता है। लिच्छवी की प्रिंसेस से शादी कर लेता है। इसके बाद अगर हम देखें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, तो ये आपको मैप दिख रहा होगा। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त के मौर्य में सिर्फ ये वाला पोर्शन था, ये जो मैं अभी येलो से किया हूँ। लेकिन जब समुद्रगुप्त आता है, तो आप देखेंगे इतना पोर्शन हो जाता है। ये समुद्रगुप्त यहाँ तक काउंटर कर लेता है, ये वाला पोर्शन। और इसके बाद जो चंद्रगुप्त सेकंड आता है, वो देखिए कहाँ तक पहुंचा दिया। तो आप देखेंगे डायनेस्टी जो है वो लगातार एक्सपैंड होता जा रहा है ना? इस तरीके से सिर्फ मौर्य डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी, सिर्फ यही दो ऐसे डायनेस्टी हैं जो संपूर्ण भारत पे कब्जा किए हुए थे। ओके। फिर आते हैं हम चंद्रगुप्त सेकंड। फर्स्ट के बारे में देखा, इसने क्या किया था? रियल फाउंडर तो यही था, महाराजा धीराज का टाइटल लेता है। अब एक चीज मैं पूछूं आपसे कि गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता कहां से चलता है? क्या सोर्सेस हैं कि आपको गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता चले? तो पहला आप लोग जानते होंगे पुराण। पुराण में लिखा है गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। ओके। दूसरा आप लोग जानते हैं इसी समय कालिदास भी इसी समय थे, है ना? समकालीन थे, कंटेम्पररी थे। ओके। अनामिका जी ने सही बताया, प्रयाग प्रशस्ति, अभी वो भी देखेंगे हम। इसी के समय आप देखेंगे एक कौन थे? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त जी ने एक बुक लिखा था देवी चंद्र गुप्तम। तो गुप्ता आ गया ना, तो गुप्तम आप एक कनेक्ट कर लोगे वहां से। इसी समय आप दो इंस्क्रिप्शन देखोगे, जैसे कि एक प्रयाग प्रशस्ति और दूसरा मेहरौली। मेहरौली आयरन पिलर, ये अभी भी है। ये क्या है? मेहरौली आयरन पिलर है, इससे भी पता चलता है। और तीसरा इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, इस पे समुद्रगुप्त ने अपनी यूलॉजी लिखवाई थी। ओके। तो इन सारी चीजों से पता चलता है हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। और ढेर सारे सिक्के भी थे, तो सिक्कों से भी हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। ओके। तो ये शादी किससे करते हैं? लिच्छवी की प्रिंस थी, उससे ये शादी कर लेते हैं। फिर आते हैं समुद्रगुप्ता के ऊपर। इनको, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है आप लोग बताइए? समुद्रगुप्ता जी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि ये अपने आप को नेपोलियन ऑफ इंडिया, इनको जो है ना ग्रेटेस्ट रूलर गुप्ता डायनेस्टी के थे, इसलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्ता जी को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। और क्या था? इनके समय मिलिट्री बहुत अच्छा था। जो अशोका पिलर पे लिखवाया था ना, अशोक जी ने जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन था उस पे जो लिखवाया था अपनी, वो कौन थे? इन्हीं यही थे। तो उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अशोकन पिलर आपको याद रखना है, उसी को इलाहाबाद वाला, तो इसको मैं ऐसे इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ये इलाहाबाद वाला पिलर है। फिर देखेंगे इसके बाद ये कहीं भी जाते थे ना, तो किसी भी डायनेस्टी को जीत लेते थे, पर उस पे कब्जा नहीं करते थे। वो कहते थे कि तुम मेरे सुजरेंटी हो, मतलब कि तुम मेरे अधीन रहोगे, वहां से पैसे वैसे लेके वो चले आते थे। तो इस तरीके से काम करते थे। तो तुम इस तरीके से ये अपनी, इनकी जो एम्पायर थी बहुत डेवलप थी, प्रॉस्पेरस थी। और जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन था वो किसने लिखा था? तो हरिश्चंद्र। और एक चीज और है समुद्रगुप्ता जी के बारे में, ये क्या थे? बहुत ही आर्डेंट फॉलोवर थे किसके? वैष्णविज्म के, है ना? इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड जी के बारे में। तो चंद्रगुप्त सेकंड जी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। एकदम सही बात है।
इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने आप को इनको जो उपाधि दिया गया था, एकदम सोनम जी ने एकदम सही बताया, विक्रमादित्य की उपाधि। किसकी उपाधि? विक्रमादित्य। ये पूछ लेता है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। इन्होंने भी अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, मैरिज अलायंस किया ढेर सारे, जैसे वाकाटका के किंगडम जो डेक्कन में है ना, रुद्रसेना, उसकी डॉटर से शादी कर लेते हैं, शक को हरा देते हैं, और जब शक को हराते हैं तो वहीं से क्या करते हैं, किसकी उपाधि ले लेते हैं? शक को हराते हैं, फिर यहीं से ये विक्रमादित्य की उपाधि लेते हैं। ये उपाधि कब लेते हैं? जब ये शक को हरा देते हैं, को हराते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे इन्होंने कैपिटल चेंज किया था। विक्रमादित्य ने क्या किया था? सेकंड कैपिटल बनाया था उज्जैन। पहले कैपिटल क्या था? गुप्ता डायनेस्टी का कैपिटल आप लोग बताइए पहले क्या था? गुप्ता का पहले कैपिटल था इसका प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद। प्रयाग, है ना, इलाहाबाद कैपिटल था। और ये क्या करते हैं, कैपिटल जो है वो चेंज कर देते हैं और उज्जैन को कैपिटल बना देते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे तो इन्हीं के दरबार में कवि थे, और वो कवि कौन थे? आप लोगों ने अभी बताया ही, कालिदास जी इन्हीं के दरबार में थे। नौ रत्न की अगर हम बात करते हैं तो इनके नौ रत्न थे। नौ रत्न में कौन कौन लोग थे? कालिदास इसी में थे, हरिसेन भी इसी में थे। तो बस इतना याद रखो, नौ रत्न का संबंध किससे है? तो गुप्ता डायनेस्टी का संबंध है नौ रत्न से। ओके, फिर आते हैं इसी के समय में, गुप्ता डायनेस्टी के समय में ही आपको पता है फाहियान आया था। तो फाहियान के बारे में भी आपको आना चाहिए। ओके, तो गुप्ता डायनेस्टी के समय कौन आया था? फाहियान। आप लोग बताइए ये कहाँ से आया था, किस देश से आया था? ओके, नाम से ही लग रहा है चाइना से आया था, है ना। तो इस तरीके से था। फिर आते हैं कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता क्या थे? मैंने बताया था कुमार गुप्ता के बारे में, एक ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, नाक, नस, सॉरी, चंद्रगुप्त हो गया ना, हाँ, नाक मैंने ठीक बताया था। तो ना से नालंदा और क से कुमार गुप्ता। तो पूछ लेता है नालंदा किसने बनवाया? तो कुमार गुप्ता के समय बना था। ओके, तो नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया। अब इसके समय में प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसके समय में क्या हुआ? प्रॉब्लम शुरू हो गया। हुन्स अटैक, जो हुन्स थे ना, इनका अटैक शुरू हो गया। अब सिंपल सी बात है, जब बाहर के लोग अटैक करना शुरू कर देंगे तो अंदर जो है स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। और ये क्या करता था? एक यज्ञ करता था, उसका नाम है अश्वमेधा। इसने बहुत सारे सिक्के इशू कराए। फिर आते हैं सबसे लास्ट में स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के समय बहुत ढेर सारे अटैक होने लगे हुन्स के, और यहीं से कहानी खत्म हो जाती है गुप्ता डायनेस्टी की। और क्या होता है, रूरल वीक होने लगे हुन्स इन्वेजन, तो इस वजह से गुप्ता डायनेस्टी खत्म हो गया। ओके, फिर हम देखेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बाद, इसमें भी कुछ मेन चीज मैंने आपको बता दिया, और फाहियान के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। सोशल लाइफ हल्का सा और देखेंगे, इसमें कैसा समाज था, लोग कैसे थे, लोग किस पे डिपेंड थे, ऑक्यूपेशन क्या था, ये सारी चीजें हम एक बार देख लेते हैं, है ना। तो एक इम्पोर्टेंट चीज अब पूछ लेता है, विष्टि पूछ लेता है। तो विष्टि किसे बोलते हैं बताइए? आप लोग नाम सुना आप लोगों ने? विष्टि बोलते हैं फोर्स्ड लेबर को, है ना, फोर्स्ड लेबर को विष्टि बोलते हैं। ओके, सोशल लाइफ क्या था? इसमें कास्ट सिस्टम चल रहा था। कास्ट सिस्टम इसमें बहुत रिजिड था। ओके, अनटचेबल भी था इस समय। चांडाल जो थे वो अलग रहते थे, अनटचेबिलिटी इस समय चल रही थी। जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण इसमें सबसे टॉप पोजीशन पे थे। ओके, ब्राह्मण जब सबसे टॉप पोजीशन पे थे। और क्या था इस समय? वैष्णविज्म, शैविज्म, ये सारी चीजें चल रही थी। ओके, और इमेज वर्शिप भी इसमें हो रहा था, फोटो पूजा हो रहा था, इमेज वर्शिप चल रहा था गुप्ता डायनेस्टी में। औरतों का पोजीशन अच्छा नहीं था, है ना, वो स्क्रिप्चर्स वगैरह रीड नहीं कर सकती थी, तो वीमेन पोजीशन जो था क्या था, वो खराब था। और देखे आर्ट कल्चर की बात करें तो एक गोल्डन एज था आर्ट कल्चर में। बस, और लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में क्या था? संस्कृत था इस समय, प्राइमरी पे संस्कृत चल रहा था। गुप्ता डायनेस्टी में लिटरेचर क्या था? संस्कृत
प्राइमरी था। सिंपल सी बात है, जब ब्राह्मण डोमिनेंट है तो संस्कृत ही तो रहेगा। तो लिटरेचर में क्या था? संस्कृत प्राइमरी लैंग्वेज था इस समय। बहुत सारे इसमें बुक लिखे गए, जैसे मैंने आपको बताया ही, कालिदास भी इसी समय थे। मृच्छकटिका लिखा गया, शूद्रक ने लिखा था। विशाखा दत्त जी ने मुद्रा राक्षस लिखा था। ब्राह्मी स्क्रिप्ट, नागरी स्क्रिप्ट, ये सारे स्क्रिप्ट भी थे। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा था, अभी आपने बताया भी था। तो ये पूछ लेता है प्रयाग प्रशस्ति, ये किसने लिखा था? हरिसेन ने। इसमें क्या लिखा है? प्रयाग नाम से ही लग रहा है, तो 12 जो कांकर विजय पाए थे उसके बारे में लिखा गया था, का उल्लेख है ना। अब देखेंगे कालिदास जी के बारे में, तो आप लोग जानते हैं। साइंस की बात करें इस समय, तो साइंस भी इस समय बताइए कई सारी चीजें हो गई थी। जैसे आर्यभट्ट आप लोग जानते हैं, है ना। वराह मिहिर इसमें एस्ट्रोनॉमर थे। आर्यभट्ट भी इसी समय थे। चरक जिन्होंने मेडिसिन की खोज की थी, तो गुप्ता डायनेस्टी में ही है। सुश्रुता जो सह पहले, ये मेडिसिन से रिलेटेड है। तो ये लोग इंपॉर्टेंट लोग थे इस समय पे। तो कौन कौन थे एक बार ये देख लेते हैं साइंस वाला, क्योंकि ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये गुप्ता डायनेस्टी में ही कई सारे काम शुरू हो गए थे। सर्जन, राजकुमार जी ने एकदम सही बताया, ये पहले सर्जन थे। तो चरक, ओके। और कौन है? सुश्रुता, सुश्रुता, है ना। और कौन है? वराह मिहिर जो एस्ट्रोनॉमर है। बस आपको हल्का सा भी याद रहेगा तो काम हो जाएगा। आर्यभट्ट तो इतना नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो आर्यभट्ट जी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सर्जन, ओके। अब आते हैं हर्ष, गुप्ता डायनेस्टी खत्म हो जाता है। गुप्ता डायनेस्टी के बाद शुरू होता है हर्षवर्धन की डायनेस्टी। तो हर्षवर्धन जी के बारे में हम हल्का सा देखेंगे। हर्षवर्धन, गुप्ता डायनेस्टी खत्म, अब शुरू होता है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जी के बारे में आप लोग जो भी जानते हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कई बार भी बताया। हर्षवर्धन के समय में सबसे पहले आपने बताया अनामिका जी ने कि हेन सॉन्ग आया था, एकदम सही बात है। ह से हर्षवर्धन, ह से हेन सॉन्ग, है ना, इसके समय में आया था। और ये किस फैमिली से थे? तो पुष्य भूति फैमिली से थे, ओके। और कौन आया था? हर्षवर्धन आया था। और हर्षवर्धन के समय में कुछ चीजें हो रहा था, जैसे आप लोग जानते हैं इनका कैपिटल क्या था? तो कैपिटल, सबसे पहले इनका कैपिटल का नाम है कन्नौज। इनका कैपिटल क्या था? कन्नौज था। और क्या था इनका? पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड जो है ना, उससे हार गए थे। और ये बैटल ऑफ नर्मदा हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। तो बैटल ऑफ नर्मदा आपको हल्का सा याद रखना है। तो बैटल ऑफ नर्मदा किसके बीच में हुआ था? तो पुलकेशिन सेकेंड, है ना, उससे हुआ था। और ये बेचारे क्या हो गए थे? हार गए थे। हर्षवर्धन जी हार गए। और जब हर्षवर्धन जी हार गए थे, तो उसने एक इंस्क्रिप्शन बनवाया था, खुदवाया था, उसका नाम था आईहोल इंस्क्रिप्शन। आईहोल इंस्क्रिप्शन। अभी मैंने आपको बताया था नासिक इंस्क्रिप्शन, नासिक वाला किस डायनेस्टी से रिलेटेड है बताइए आप लोग कमेंट में। अभी आज की क्लास मैंने नासिक बताया है। तो आईहोल क्या है? ये पुलकेशिन ने बनवाया था आईहोल इंस्क्रिप्शन। और क्यों बनवाया था? क्योंकि इसने हर्षवर्धन को हरा दिया। छोटी मोटी बात नहीं है। और ये पुलकेशिन कौन था? किस डायनेस्टी से था? तो मैं आपको बता दूं, ये चालुक्य डायनेस्टी से था। किससे था? चालुक्य रूलर, ओके। तो आईहोल इंस्क्रिप्शन। इसके बाद हम देखेंगे हर्षा के समय में ये भी बुद्ध जी को मानता था, है ना। शुरू में क्या था कि ये शिव जी को मानता था, लेकिन बाद में महायान बुद्ध जी को मानने लगा। और किसके इन्फ्लुएंस में मानने लगा? हेन सांग के इन्फ्लुएंस में आके ये बाद में महायान बुद्धिस्ट को एक्सेप्ट कर ले, फॉलो करने लगता है। तो क्या फॉलो करता है? महायान बुद्धिज्म, है ना। किससे इन्फ्लुएंस होके? इन्फ्लुएंस्ड बाय हेन सॉन्ग, ओके। और देखिए, इसने स्लॉटर जो होता था, जानवरों की हत्या, इन सारी चीजों को बैन करा दिया। इसके समय में और क्या हुआ था?
इसके समय में और देखें इंपॉर्टेंट चीज, ये कन्नौज असेंबली करा रहा था। कन्नौज असेंबली के बारे में बताइए, क्या होता था कन्नौज असेंबली में? कन्नौज असेंबली में क्या हो रहा था बताइए आप लोग। कन्नौज असेंबली में ये करता था, जो महायान बुद्धिज्म था ना, उसके डॉक्ट्रिन के बारे में ये सबको बताता है। डॉक्ट्रिन ऑफ महायान बुद्धिज्म, उसको एक्सप्लेन करता था ये वहां पे कन्नौज असेंबली में। ओके, इसके बाद प्रयाग असेंबली होता है। प्रयाग असेंबली क्या होता है? प्रयाग असेंबली के बारे में बताइए आप लोग। प्रयाग असेंबली, तो आपने देखा कन्नौज असेंबली, और दूसरा हम देख रहे हैं प्रयाग असेंबली। इसमें ये होता है, ये चैरिटी देता था, सब कुछ दान कर दिया, एकदम सही बताया आपने। तो क्या करता था ये, 5 साल पे असेंबली हर्षा करता था, और जो भी होता था, जो भी अपने क्लॉथ से लेकर सब कुछ चैरिटी में दे देता था लोगों को। अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा था इसके समय, सेम गुप्ता के तरीके से था। लैंड टैक्स की बात करें तो 1/6 लेता था। 1/6 जो भी प्रोड्यूस होता था, जैसे मान लो अगर 100 रुपए प्रोड्यूस हुए तो 100 का 6 कितना हो जाएगा, तो उतना रुपए ये लेता था, है ना। 16 रुपए के समथिंग अराउंड कुछ होगा। तो सोचो ये लोग टैक्स कितना कम ले रहे हैं। तो ये ब्रिटिश कॉलोनी बनाया तो वो लोग तो हमें लूट के चले गए। वो लोग तो 89% बताइए टैक्स लेते थे परमानेंट सिस्टम में। तो ये कहानी था। इसके बाद अगर हम बात करें तो सोसाइटी कैसे थी, तो वर्ण सिस्टम इस समय चल रहा था। सोसाइटी में क्या चल रहा था, वर्ण सिस्टम था। औरतों का पोजीशन इस समय भी अच्छा नहीं था। डाउरी सिस्टम प्रिविलेंट था, सती चल रहा था, है ना, सती भी था, डाउरी चल रहा था। ये सारी चीजें बहुत ही प्रिविलेंट थी। ओके, सोर्सेस की अगर हम बात करें, मतलब कि हर्षवर्धन के बारे में कहाँ से पता चलता है, तो पहला आपको पता चल गया हर्षचरित। अभी आपने अनामिका जी ने बताया हर्षचरित किसने लिखा था, तो हर्षचरित जो लिखा था बाण भट्ट। ये इनके कवि, दरबारी कवि थे। ये कौन थे? दरबारी कवि थे। ये इनके दरबारी कवि थे। और हर्षवर्धन की अच्छी बात ये थी कि ये खुद एक राइटर थे। हर्षवर्धन जो थे वो खुद एक राइटर थे, और इन्होंने जो लिखा था, इन्होंने खुद कई सारी किताबें लिखी थी, जैसे रत्नावली। रत्नावली लिखा था, नागनंदा लिखा था इन्होंने, और प्रियदर्शिका लिखा था। ओके, और देखिए इसके बाद अगर हम देखें तो हर्षवर्धन के बारे में हमने देखा, और हेन सांग इन्हीं के समय आया था। नालंदा के बारे में आप लोग जानते हैं, नालंदा कुमार गुप्त ने बनवाया था, है ना। और इसके बाद हम देखें वहां पे जो प्रोफेसर होते थे उन्हें पंडित बोला जाता था, है ना। और मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पे महायान बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाया जाता था। वेद, हीनयान बुद्धिज्म, ये सारी चीजें भी पढ़ाई जा रही थी। आप ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ बुद्धिज्म ही था, वेद भी यहाँ पे टीचिंग किया जा रहा था। और वो जो ये यूनिवर्सिटी था रेजिडेंशियल था, मतलब कि स्कॉलर्स यहाँ पे रहते थे, दूर दूर देश से लोग आते थे यहाँ पे, और यहाँ पे एंट्रेंस होता था, एंट्रेंस के हिसाब से एंट्री होती थी। इसके बाद आप लोग एक चीज और है, विक्रमशिला। विक्रमशिला भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पे है विक्रमशिला? विक्रमशिला जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी देखा ना, ये भी एक तरीके का यूनिवर्सिटी, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। ये भी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है ना। और ये कहाँ पे है? ये बिहार में ही है, और इसे बनवाया था आपका धर्मपाला। पाला डायनेस्टी का जो राजा था वो बनवाया था। ओके, तो बस आपको ये याद रखना कि विक्रमशिला जो है ये भी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। ओके, इसके बाद की स्टोरी तो आप लोगों को पता है। ये क्या होता है, बख्तियार खिलजी जो आता है, बख्तियार खिलजी कब आता है? 1200 एडी में आता है, और वो क्या करता है, सब तहस नहस कर देता है, सारा डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरीके से हमने देखा, हर्षवर्धन को भी देखा। ओके, धर्मपाला ने एकदम सही बताया, धर्मपाला मैंने नहीं लिखा है क्या? धर्मपाला ने इसको बनवाया था।
ये भी आप पाला डायनेस्टी का धर्मपाला। ओके। तो ये हमने इतना सारा चीज देखा। फिर इसके बाद हमने देखा, मैंने आपको बताया था इस्लाम शुरू हो जाता है, इसी समय इस्लाम फाउंडिंग मेंबर मैंने प्रोफेट मोहम्मद बताया था, फिर राजपूत ट्राइपार्टाइट वार, फिर डेक्कन में हमने देखा था पीसीआरसी, पल्लव, चोला, राष्ट्रकूट और चालुक्य। तो ये छोटा-छोटा एक डायनेस्टी है, वो हम हल्का सा देख लेते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री हमारा खत्म होने वाला है। ओके? तो एंशिएंट हिस्ट्री बख्तियार खिलजी मैंने अभी बताया था आपको। तो ये अब सारे डायनेस्टी खत्म होने वाले हैं। तो पल्लव, चोला, चालुक्य, राष्ट्रकूट, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आपको याद करना है। बस मैं मेन चीज़ आपको बता दूँगा और बस आपको ये याद रखना है कि पल्लव, चोला, चालुक्य, राष्ट्रकूट ये साउथ इंडिया में है और फाउंडर के नाम एक बार मैं बता देता हूँ। हालाँकि फाउंडर के नाम भी उतना नहीं पूछेगा। चलिए, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस रहने देना है। हल्का-सा आप कुछ टेम्पल के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। टेम्पल वगैरह देख लेते हैं। टेम्पल जो होते हैं ना, 3 प्रकार से टेम्पल होते हैं। तीनों टेम्पल के नाम आप लोग जानते हैं। हाँ, आर्ट कल्चर ही अब बताएँगे। ओके, नामका जी ने बस नागर और द्रविड़ और तीसरा जो था वो विसारा, है ना? मतलब ये जो नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर है ना, नॉर्थ इंडिया वाले मंदिर को क्या बोलते हैं? नागर, है ना? नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया वाला जो है उसे कहते हैं द्रविड़ और जो दोनों का मिक्स है, दोनों का जो मिक्स है, उसे कहते हैं विसारा। तो हल्का-सा ये है। अब एक चीज़ और पूछ लेता है अजंता और एलोरा, इसके बारे में आप लोग बताइए कहाँ पे है? अजंता, एलोरा कहाँ पे है? किसके बारे में है? बताइए आप लोग। तो मैं आपको हल्का-सा बता दूँ, ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए बता रहा हूँ मैं। राष्ट्रकूट, जैनकूट, हाँ, एकदम सही बताया आपने। देखिए, सभी लोग बता रहे हैं महाराष्ट्र में है, तो सिंपल सी बात है जब सभी लोग बता रहे हैं तो वहीं पे होगा। इसके बाद अजंता जो था ये सिर्फ बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। ये आपको याद रखना, ओनली बुद्धिस्ट। और ये क्या है? पहले तो ये याद रखो ये केव है, केव पेंटिंग है ना? और क्या है? इसमें क्या है एलोरा वाला जो है इसमें 3 धर्म है, 3 धर्म से रिलेटेड है। एक तो आपका बुद्धिज़्म, दूसरा जैनिज़्म और तीसरा हिंदू, तीनों धर्म है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये वाला अजंता क्या है? सिर्फ बुद्धिज़्म है, एलोरा क्या है? ये सारे हैं। एक टेम्पल पूछ लेता है, एलोरा में है और वो टेम्पल कैलाश टेम्पल पूछ लेता है, कौन-सा नंबर है वो पूछ लेता है। तो बस या तो इतना याद रखिए कि कहाँ है, एलोरा में है, कैलाश टेम्पल वैसे मैं बता दे रहा हूँ 16 नंबर का, क्यू 16 में जो है, वो है कैलाश टेम्पल। एक चीज़ और बता दूँ आपको, टोटल कितने केव हैं? एलोरा में टोटल कितने केव हैं? तो आपको पता होना चाहिए 34, 34 केव जो है वो एलोरा में है। और एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ये मैंने कैलाश टेम्पल क्यों बताया, इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सबसे लार्जेस्ट रॉक कट टेम्पल है। आपको आश्चर्य होगा जान के कि एक बहुत से बड़े पत्थर को ऊपर से काटना शुरू किया गया। एक पत्थर को ऊपर से काट-काट के फिर मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया। तो सोचिए आप उस समय के लोग कितने खाली होंगे। तो इस तरीके से एक पत्थर को काट के राख कट टेम्पल बना दिया, सबसे लार्जेस्ट टेम्पल, है ना? तो ये है, आपने एकदम बताया अभी किससे अनामिका जी ने बताया, किसने बनवाया था तो वो भी बता दे रहे हैं। तो ये टेम्पल किसने बनवाया था तो कृष्णा फर्स्ट, है ना? ओके। अच्छा, हम लोगों ने तो सिर्फ फ़ोटो में देखा अभी तक। ओके, तो ये हमने देखा, फिर हल्का-सा और देख लेते हैं चोला, जैसे ये टिक ऐसे आप पीसीआरसी, ओके, पेज ओवर हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं, पीसीआरसी मैंने बताया ना,
तो पल्लव जो चोला है ना, चोला के जो फाउंडर हैं वो कहाँ है? हालांकि फाउंडर नहीं पूछेगा, वो आप मत याद करो, बिना मतलब का माइंड आपका इधर उधर होगा। तो ये सारी चीजें हमने देखा। टेम्पल में हल्का सा डिफरेंस है, जैसे आप नागर देखोगे और द्रविड़ देखोगे तो दोनों के टेम्पल में डिफरेंस है। वो डिफरेंस जानते हो क्या है आप? जो आप देखोगे तो मंदिर जो होता था, मंदिर में आप देखोगे तो ये होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे कलश होता है, मंडपा होता है ना? तो साउथ में ना इसको विमान बोलते हैं। ओके, इस साउथ में विमान कहते हैं। मैंने आपको बताया था गोपुरम, गोपुरम क्या होता है? विजयनगर एम्पायर में गोपुरम बताया था। जो मंदिर होता था ना, तो मंदिर का जो गेटवे होता था बहुत ऊंचा ऊंचा गेटवे होता था, ऐसे बनाते थे, तो उसे गोपुरम कहते हैं। तो विजयनगर एम्पायर से संबंधित है। मंडपा होता है, इसमें कई सारी चीजें होती हैं। एक अगर गुप्ता इसी में अगर हम बात करें पल्लव चोला राष्ट्र चोला की बात करें, तो चोला में एक नटराज है, तो नटराज लेता है। तो नटराज आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा, इसे डांसिंग शिवा कहते हैं। नटराज जो है ना डांसिंग शिवा है, तो इसको आप गूगल पे देखिएगा तो आप समझ जाएंगे। ये किससे बना है? तो ब्रॉन्ज, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है ब्रॉन्ज से, डांसिंग शिवा, है ना? और ये कहाँ से मिला था, कहाँ से एक्सकवेट किया गया था? तो ऐहोल से किया गया था, ऐहोल। ऐहोल इंस्क्रिप्शन भी मैंने आपको बताया था। ओके, तो ये सारी चीजें हमने देखा। और मैंने जो आर्ट कल्चर है ना, मैंने जैसे आपको क्लासिकल डांस शेयर किया था, क्लासिकल लैंग्वेज आपको मैंने टेलीग्राम में शेयर किया है, तो वो सब आप लोग पहले एक चीज आप लोग बताइए, जो मैं भेजता हूँ आप लोग रिवाइज करते हो कि नहीं? मैंने ग्रुप में इतने सारे फोटोज भेजे हैं, एक बार आप लोग जरूर देखें, क्योंकि मैं, आप सोचिए मैं इतनी मोटी बुक रीड करता हूँ, मैं 10 फैक्ट रीड करता हूँ फिर एक उसमें से भेज रहा हूँ, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आर्क ब्रिज है, ये आप देख रहे हो ना, ये आर्क है, तो ये लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। इसी तरीके से मैंने ये सब भेजा है, क्लासिकल लैंग्वेज भेजा है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्लासिकल लैंग्वेज आपको याद रखना है, और क्लासिकल डांस भी आपको याद रखना है। तो भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, है ना? तो इसका ट्रिक, अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहो तो एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिक ये है कि आधी पूरी, है ना, एक सेकंड, कच्ची पूरी खाते हैं, अंधे लोग कच्ची पूरी खाते हैं। ये भी अच्छा ट्रिक है ना? तो आंध्र प्रदेश में ऐसे हो जाएगा, कुचिपुड़ी, है ना? अंधे लोग कच्ची पूरी खाते हैं, तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। फिर आप केरल का कथकली देख सकते हो, सतरिया जो है, सतरिया आप देख सकते हो, असम का हो जाएगा, है ना? मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरल के हैं। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सारी चीजें जो भी मैं भेज रहा हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद भी करते चलो। ओके, फिर मैंने क्लासिकल लैंग्वेज भेजा था, तो सबसे पहले तमिल है। अभी 2024 में 5 लैंग्वेज ऐड हुए हैं, और वो पांचों लैंग्वेज आपको याद रखना है। जैसे आप देखोगे प्राकृत और पाली, मैंने आपको अभी जैनिज्म और बुद्धिज्म में बताया था, तो मैंने बुद्धिज्म में क्या बताया था? पाली लैंग्वेज। जैनिज्म में बताया मैंने आपको प्राकृत। तो ये दोनों आपको वैसे याद हो गया, टोटल 11 है। साथ में मराठा और बंगाली मैंने बताया। असम याद रखो, असमिया में सतरिया डांस फेमस है। फिर तमिल सबसे पहले आया, तो इस तरीके से क्लासिकल लैंग्वेज है। अच्छा, ये बताओ मुझे आप लोग, जो संविधान के 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज है, वो कितने लैंग्वेज है, उनका नंबर बताइए। क्या इंग्लिश शेड्यूल लैंग्वेज है? ओके, सभी लोग 22 बता रहे हैं। अनामिका जी आप 8 कैसे बता रहे हैं? सनम आसान में सस्ता रिया, हाँ ये भी अच्छा ट्रिक है, आप याद कर सकते हो। तो जैसे भी याद कर लो आप लोग, 22 लैंग्वेज हैं, आपको पता होना चाहिए। संविधान में इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं है उसमें। ओके, तो ये है, वो भी मैं पॉलिटी में आपको सारी चीजें मैं बताने वाला। चलिए, तो हमने क्या किया, एंशिएंट हिस्ट्री हमने खत्म कर लिया है पूरी तरीके से, और मिडाइवल हिस्ट्री भी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री तो हमने बहुत अच्छे से किया है।
अब हम जो अगला क्लास करेंगे, एक चीज और आप लोग देख लो, जैनिज्म बुद्धिज्म में जो चैत्य विहार मैंने बताया, जातक स्टोरी आप लोग जानते हैं, इसका संबंध बुद्ध जी के लाइफ से है। ये स्टोरी के बारे में आपको पता है, बुद्धा के लाइफ से है। क्विज आपका कल होगा। और कौशाम्बी, कौशाम्बी एक ऐसा जगह है जिसका संबंध दोनों से है। कौशाम्बी का संबंध दोनों से है। ओके, तो ये है बुद्ध जी के बारे में। और देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने यहाँ पे लिखा है बुद्ध जी में। बुद्ध जी में थ्री जेबल्स ट्राई रत्ना है, जैसे बुद्धा धम्मा संघा, तीन पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बुद्धा जी की 5 टीचिंग है जिसे पंचशील कहते हैं। पंचशील कहते हैं 5 टीचिंग है। 8 फोल्ड पाथ है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और 4 नोबल ट्रुथ है जिसे आर्य सत्य कहते हैं, जैसे दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग, अष्टांगिक मार्ग है ना। तो ये सारा चीज है बुद्ध जी के बारे में। तो मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री मेन चीज आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, और मैं पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो हिस्ट्री हम पूरी तरीके से कर चुके हैं। अब अगला जो क्लास होगा, हम आपको एक पोल करेंगे और सभी लोग वोटिंग करेंगे, जिस पे सबसे ज्यादा वोट होगा वो सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे, मतलब मंडे से। कल आपका क्विज होगा। ओके, तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब मंडे को कल टेस्ट के साथ। थैंक यू एंड गुड नाइट। सर करंट कराते हैं जी, चंचल मैम। हाँ बिल्कुल, करंट तो मैं ना, करंट में इसीलिए, करंट बहुत बेकार है, याद नहीं होता है, इसीलिए मैं डेली आपको ग्रुप में भेजता हूँ। तो करंट जो मैं भेज रहा हूँ बस आपको वही करते जाना है। फिर एक बार मैं क्या करूंगा, सारे एक्सप्लेन कर दूंगा करंट अफेयर एक साथ। 14, 14 दिसंबर को है क्या? अच्छा, दिसंबर को। ओके, चलिए, तो हम तो अभी तो ग्रुप में ऐसे भेजते रहेंगे तो हो जाएगा। अब इतना ही आप कर लीजिए, बहुत है। और हाँ हाँ, ठीक है, मैं इम्पोर्टेंट भेज दिया करूंगा। तो चलिए फिर, गुड नाइट।